तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका न्यायपालिका है। ठीक है, तो इसका आज अध्ययन करेंगे आज के सेशन में। ठीक है, तो बने रहिएगा। तो बात करते हैं हम आपके न्यायपालिका के विषय में। तो जो न्यायपालिका है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो न्यायपालिका है, तो आपको ध्यान रखना है यूके में आपका शासन व्यवस्था क्या है, यूएसए में क्या है और आपके इंडिया में क्या है। तो बात करते हैं हम यूके की। तो यूके में आपको ध्यान रखना है कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और आपका न्यायपालिका होती है। सही है। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो एकात्मक है और विधायिका भी एकात्मक है और इसके साथ साथ यहाँ पर न्यायपालिका भी एकात्मक है। जबकि यूएसए की बात करें तो आपको ध्यान रखना है यूएसए आपका, ठीक है, एक संघात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ की। और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, विधायिका भी संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है और न्यायपालिका में भी संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है। जबकि इंडिया में आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कार्यपालिका तो संघात्मक व्यवस्था को फॉलो करता है, विधायिका भी करता है, जबकि न्यायपालिका एकात्मक व्यवस्था है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भारत में। और ये किससे प्रेरित है तो आपको ध्यान रखना है भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इससे ये प्रेरित है भारत की जो जुडिशरी सिस्टम है, यानी बोल सकते हैं जो न्यायपालिका का जो, ठीक है, आपका तौर तरीका है या बोल सकते हैं उसको, ठीक है, जो अर्जित किया है भारत ने उसके बारे में। तो आपको ध्यान रखना है भारत की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है भारत में क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय से नीचे आपको ध्यान रखना है उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय से नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्रम भी ध्यान रखना है। तो ये क्रम पूछा सकता है आपको। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है सर्वोच्च न्यायालय। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की तो जिसमें आपको ध्यान रखना है न्यायालय की यह व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई है। न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो, ठीक है, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। ऐसी बोले तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, तो ऐसी की संरचना कैसी है, इस पे शक्तियाँ क्या क्या है और इसमें क्या क्या नियम हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं संरचना की, तो इसकी संरचना के विषय में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है तो ये आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 124 से लेकर 128 तक और आपका अनुच्छेद 130 ये सुप्रीम कोर्ट की संरचना का उल्लेख करते हैं। वहीं शक्तियों के विषय की बात करें तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 129, ठीक है, भारतीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उल्लेख करता है, शक्ति का उल्लेख करता है और 135 से लेकर 145 तक ये जो आपके आर्टिकल या अनुच्छेद हैं ये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का व्याख्यान करते हैं। वहीं हम बात करें आपके नियम इत्यादि ये कहाँ से प्रारंभ होते हैं तो आपको ध्यान रखना है 146 से 147 तक। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या नियम होंगे, ठीक है, इन सब का विषय जो है वो आपका किस में रखा गया है ये आपको ध्यान रखना है 146 से 147, ठीक है, आर्टिकल में रखे गए हैं। वही हम बात करते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट की संरचना की। तो आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट की संरचना। तो सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में देखिएगा आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। तो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की संरचना की। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 124 से लेकर आर्टिकल 147 तक सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, बारे में बात की जाती है। तो इसकी संरचना की अगर बात करें तो जैसा कि हमने देखा आर्टिकल 124, 125, 126, 127, 128, ठीक है, इसकी संरचना का व्याख्यान करते हैं और आर्टिकल 130, ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल क्या बताता है ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए बात करते हैं कौन सा आर्टिकल इसमें क्या बताने की कृपा करता है। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपके कौन सा आर्टिकल क्या बताता है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 124 जजों की संख्या बताता है, उनका कार्यकाल बताता है, नियुक्ति बताता है और जजों को हटाया जाना बताता है। तो आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 124 किस किस की व्याख्या करता है, जजों की संख्या और कार्यकाल, नियुक्ति और जजों को हटाया जाना। वहीं आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 125 यानी 125, ये आपको ध्यान रखना है ये किसकी बात करता है तो ये वेतन एवं भत्ते की बात करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है आर्टिकल जो आपका 124 है इसके विषय की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल जो 124 है ये किसकी बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 124 की अगर बात करें तो जिसमें आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 124 किसकी बात करता है तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 124 बताता है कि
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात करता है, ठीक है, और बनने की प्रक्रिया बताता है, और इसके साथ नियुक्ति इसकी राष्ट्रपति करता है। ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 126 के अंतर्गत। इनके बारे में हम विस्तार से भी पढ़ेंगे, अभी आप सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 127 की अगर बात करें तो ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, जबकि आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 130, ये आपका सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, आसन यानी सीट कहाँ कहाँ होंगी इसका उल्लेख करता है, ये आपको ध्यान रखना है। 28 आपको ध्यान रखना है सेवानिवृत्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके, ठीक है, आर्टिकल 124 की। तो आइए बात करते हैं हम आर्टिकल 124 की, इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, विस्तार से कि आर्टिकल जो 124 है ये क्या है, ये किसके बारे में व्याख्या करता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये बताता है कि जजों की संख्या क्या होगी और न्यायाधीशों का कार्यकाल क्या होगा और नियुक्ति के विषय में जानकारी देता है आर्टिकल 124। तो बात करें, आपको ध्यान रखना है मूल संविधान में जो जज हैं इनकी संख्या कितनी निर्धारित की गई थी, ठीक है, 1+7 यानी एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, जबकि वर्तमान में ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई है 1+33। ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात कुल कितने न्यायाधीश होंगे सुप्रीम कोर्ट में 34, ये आपको ध्यान रखना है। और ये वृद्धि अब तक कितनी बार की जा चुकी है 6 बार, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है, आपको ध्यान रखना है की संख्या संशोधन एक्ट आया था 2019, उसके तहत इनकी वर्तमान में संख्या 34 कर दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य तत्वों की, जैसे कि आपको ध्यान रखना है न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो आपको ध्यान रखना है इनका कार्यकाल आर्टिकल 124 के अंतर्गत ही 65 निर्धारित किया गया है अधिकतम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और वहीं ध्यान रखना है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे अगर ये अपना पद छोड़ेंगे तो, और ठीक है, इसके साथ साथ संसद की सिफारिश पर ये अपना, ठीक है, कार्यकाल पूरा कर सकते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। नियुक्ति की बात करेंगे, ठीक है, तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। और पहली बार ये जो वृद्धि है यानी जजों की संख्या में वो 1956 में की गई थी, लगभग 10 कर दी गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम नियुक्ति के विषय में। तो आपको ध्यान क्या रखना है नियुक्ति के विषय में, देखिएगा क्या क्या ध्यान रखना है आपको। तो नियुक्ति की बात करें तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है नियुक्ति की, अगर विषय की बात करें, एक मिनट बस खाली कलर चेंज करना है हमको। तो आपको नियुक्ति के विषय में क्या क्या ध्यान रखना है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपको ध्यान रखना है अन्य न्यायाधीशों और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की, ठीक है, परामर्श से की जाती है। और आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस कथन का मतलब ये है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति CJI के परामर्श से करना आवश्यक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें तीसरे न्यायाधीश मामले, आपको ध्यान रखना है 1998 में, आपको ध्यान रखना है परामर्श का आशय की अगर बात करें, ठीक है, इसमें बताया गया है जो तीसरा न्यायाधीश मामला आया था, ठीक है, 1998, इसमें ये बताया गया कि परामर्श का तात्पर्य क्या है, बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत। अर्थात इसमें ऐसा नहीं है कि हम परामर्श तो लेंगे, परामर्श का मतलब सिर्फ हमने मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले ली, मतलब जैसे अन्य न्यायाधीशों का अगर नियुक्ति करनी है तो, ठीक है, या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो, ठीक है, तो हमने सिर्फ मुख्य न्यायाधीश की सलाह ले लिया, मान लिए कि हमने सलाह ले ली सुप्रीम कोर्ट की, जबकि इसमें बताया गया परामर्श का तात्पर्य क्या है, या बोल सकते हैं जैसे कभी कभी राष्ट्रपति क्या होता है कुछ विषयों को नहीं समझ पाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले लेना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का मतलब सिर्फ मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेना नहीं है, वो क्या करेगा उनकी सहमति लेगा, ठीक है, यानी उनसे विचार विमर्श कर सकता है, यानी उनमें अन्य न्यायाधीशों से भी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बहुसंख्यक न्यायाधीशों को की विचार प्रक्रिया के तहत परामर्श का आशय है, ये आपको ध्यान रखना है, अर्थात परामर्श का अर्थ है।
इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है CJI को यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह करनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है ये अधिकतम यानी कम से कम आपका कितने न्यायाधीशों से सलाह ले, ये कम से कम 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से सलाह ले। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, तब उनको परामर्श दे। इसी की तरह हम बात करेंगे न्यायाधीशों को किस तरह से हम हटा सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति के आदेश के तहत संसद की सिफारिश पर हम ठीक है न्यायाधीशों को हटा सकते हैं। ठीक है, तो आधार आपको ध्यान रखना है उसका दुर्व्यवहार या सिद्ध कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति ठीक है न्यायाधीशों को हटा सकता है। बात करें हम आपकी नोट की, तो आपको ध्यान रखना न्यायाधीशों को हटाने संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में विघटित होने पर समाप्त नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोकसभा में विघटित अगर होने पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ हम बात करें न्यायाधीशों की अर्हताएँ, मतलब उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। उन्हें किसी हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल तक का ठीक है न्यायाधीश होना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्हें आपको ध्यान रखना है, बात करें हम आपके अन्य योग्यता की, तो आपको अन्य योग्यता में ध्यान रखना है उसे हाई कोर्ट या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक का वकील होना चाहिए। ठीक है, यानी 10 वर्ष के तक वकील का अनुभव होना चाहिए वकील के तौर पर। राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए, इस आधार पे भी उसे ठीक है भारत का न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। पूछा जाता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है उसको नियुक्त करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो आपको ध्यान रखना है अपरिभाषित, अर्थात भारतीय संविधान में उसका कोई उल्लेख नहीं है, यह आपको ध्यान रखना है। अधिकतम तो निर्धारित की गई है कितने वर्ष तक का वो ठीक है हो सकते हैं आपका मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बन सकता है 65 वर्ष। शपथ एवं प्रतिज्ञान की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति ही दिलाता है इनको। और वहीं हम बात करते हैं आपके ठीक है अन्य प्रावधानों की, तो सुप्रीम कोर्ट के स्थान की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसका स्थान अनुच्छेद 123 में 30 में दे रखा है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट के का स्थान का व्याख्या करता है। संविधान के अनुसार दिल्ली और CJI को यह अधिकार है, ठीक है आपको ध्यान रखना है के अनुसार दिल्ली और लेकिन CJI को यह अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहीं और निर्धारित करे, लेकिन ऐसा निर्णय वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही ले सकता है। ये व्यवस्था वैकल्पिक है, ना कि अनिवार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करते हैं आपके न्यायालय की प्रक्रिया, तो आपको ध्यान रखना है न्यायालय की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। न्यायालय की ठीक है प्रक्रिया और संचालन का हेतु नियम बना सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक मामलों और अनुच्छेद 143 ये आपको ध्यान रखना है 5 जज की पीठ द्वारा निर्णय लिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। संवैधानिक मामलों में और अनुच्छेद 143 का अगर मामला आए तो ठीक है आपको ध्यान रखना है, यानी परामर्श का ठीक है। अन्य मामले में आपको ध्यान रखना है एकल न्यायाधीश और खंडपीठ द्वारा ठीक है ये निर्णय ले सकते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करें आपके ठीक है सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की, तो आपको ध्यान रखना है ये संघीय न्यायालय होता है ठीक है, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय आपका माना जाता है। और आपको ध्यान रखना है नागरिकों के मूल अधिकारों का ठीक है गारंटर होता है और संविधान का अभिभावक कहलाता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी स्वतंत्रता आपको ध्यान रखनी है। वहीं आपको अन्य तत्वों में देखिएगा क्या क्या ध्यान रखना है। अन्य तत्वों में आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां और क्षेत्राधिकार, तो इसका मूल क्षेत्राधिकार क्या है, आर्टिकल 131 में इसकी व्याख्या की गई है। ये अपीलीय क्षेत्राधिकार है इसके अंदर में, जिनकी व्याख्या आर्टिकल 132, आर्टिकल 133, आर्टिकल 134 और आर्टिकल 136 में अपीलीय क्षेत्राधिकार का उल्लेख किया गया है। वहीं अभिलेखीय न्यायालय के रूप में आर्टिकल 129 ठीक है इसकी व्याख्या करता है। और अन्य शक्ति, तो हम बात करते हैं न्यायिक क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 132 में इसका उल्लेख किया गया है। इस तरह से सलाहकारी क्षेत्राधिकार के रूप में आर्टिकल 143 इसकी व्याख्या करता है। और न्यायिक पुनर्विचार के रूप में 13 और 32 ठीक है इसका विचार करता है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी इसका उल्लेख करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 131 की, जिसे हम मूल क्षेत्राधिकार के रूप में ठीक है जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से मूल क्षेत्राधिकार
हैं सुप्रीम कोर्ट की, आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो, यानी आपका कौन सा विवाद आपको ध्यान रखना है, जैसे कि केंद्र और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, केंद्र व एक या अधिक राज्यों के बीच कोई अगर विवाद है तब, या केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरह होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना, ठीक है, उसके लिए भी यह निर्णय दे सकता है। दो या अधिक राज्यों के बीच, ठीक है, उनके लिए भी ये निर्णय कर सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको अन्य चीज़ों में देखो क्या ध्यान रखना है, और जो संघीय विवाद पर, ठीक है, आपको ध्यान, सुप्रीम कोर्ट में विशेष मूल न्याय क्षेत्र में निहित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सीमाएं हैं, कुछ सीमाएं में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक अधिकार निहित हो, राजनीतिक अधिकार नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। कोई नागरिक आर्टिकल 131 का प्रयोग नहीं कर सकता है, यानी यह एक तरह का संघात्मक, ठीक है, अधिकार है। आर्टिकल 262 की अगर बात करें, यानी 262 की बात करें, तो अंतर्राज्यीय जल विवाद वाले मामले में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है, आपका मूल अधिकार क्षेत्र है, इसका 131 का उपयोग कर सकता है। और आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और 280 आपको ध्यान रखना है बिल वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले में भी, ठीक है, ये मतलब बोल सकते हैं ये कोई काम नहीं करता है। आर्टिकल 262 में भी कोई काम नहीं करता है। सीमा में ध्यान रखना है, मतलब इसमें कमियां क्या हैं, तो विवाद ऐसा होना चाहिए जिस पर विधिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कोई नागरिक आर्टिकल 131 का प्रयोग नहीं कर सकता। आर्टिकल 262 का आपको ध्यान रखना अंतर्राज्यीय जल विवाद मामले में, ठीक है, इसमें इसकी निश्चित सीमाएं हैं, और 280 में वित्त आयोग के संदर्भ में भी इसकी सीमाएं हैं, और संविधान के पहले संधि या समझौते पर लागू नहीं होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संविधान जब बना है उसके बाद तो ये लागू होता है, उससे पहले कोई लागू नहीं करता है। आपको ध्यान रखना है सामान्य प्रकृति के वित्तीय विवाद। दूसरा आपको ध्यान रखना है न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना है क्षेत्राधिकार में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वह रिट के माध्यम से नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को मूल न्याय अधिकार प्राप्त हैं, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, किंतु विशेषाधिकार, ठीक है, नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। विशेषाधिकार में, ठीक है, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है, अगर आप सुप्रीम कोर्ट ना जाना चाहें मूल अधिकारों के रक्षा के लिए। और अगर बात करें हम आपके सुप्रीम कोर्ट की, तो केवल मूल अधिकार में, ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट मूल अधिकार में भी जा सकते हैं, और अन्य अधिकार में भी जा सकते हैं, यानी विधिक अधिकार में भी जा सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे आपके अपीलीय क्षेत्राधिकार की। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में देखिएगा आपको क्या क्या ध्यान रखना है, तो आपको ध्यान रखना है अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक अपील कर सकते हैं हम। आर्टिकल 132 के अंतर्गत दीवानी मामलों में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 133 के अंतर्गत आपराधिक मामलों में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 134 के अंतर्गत वहीं विशेष अनुमति याचिका आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 136 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट निचली अदालतों के, ठीक है, आपको ध्यान रखना है फैसले के खिलाफ सुनवाई भी कर सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य तत्वों की, जिसमें आपको ध्यान रखना है विशेष अनुमति याचिका। तो आपको ध्यान रखना है विशेष अनुमति याचिका में सुप्रीम कोर्ट के अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, यानी किसी भी कोर्ट में ये क्या कर सकता है, ठीक है, मतलब कार्रवाई कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, एनी केस पे भी कर सकता है, और आपको ध्यान रखना है एनी स्टेज पर कर सकता है। अब बात यही है कि कोर्ट मार्शल, ठीक है, के फैसले के विरुद्ध नहीं लाया जा सकती, ठीक है, इसकी अनुमति ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें हम सलाहकारी क्षेत्राधिकार में, अगर बात करें तो आर्टिकल 143 इसका उल्लेख करता है, दो मामलों में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है। आर्टिकल 141 के अंतर्गत, आर्टिकल 143(2) के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति को प्रतीत हो विधि या तथ्य का कोई प्रश्न है या हो सकता है, ठीक है, तब इनसे सलाह मांग सकता है। व्यापक महत्व का कोई विषय है उस मामले में सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो इन्हें सलाह देना अनिवार्य नहीं है और मानना भी अनिवार्य नहीं है,
यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये 15 बार यूज किया गया है अब तक, यह भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 143 के टू के अंतर्गत क्या कहा गया है, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, संविदा आदि मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर, ठीक है, सलाह मांग सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकेगा, यह आपको ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य होगा अगर, ठीक है, 142(3) के अंतर्गत अगर मांगी है इसने, तो राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका उपयोग अभी तक, ठीक है, 0 बार हुआ है। वहीं अभिलेख न्यायालय के रूप में अगर बात करें तो आर्टिकल 129 इसका सबूत है, यानी इसका उल्लेख करता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के पास 2 शक्तियाँ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कौन कौन सी 2 शक्तियाँ हैं, इनका भी आपको उल्लेख करना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही एवं फैसले साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अभिलेख न्यायालय के रूप में, ठीक है, कार्य करता है, तो इसके जो भी फैसले और आपको ध्यान रखना है कार्यवाही होती है वो साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर कोई प्रश्न किसी अदालत में नहीं उठा सकता, उन्हें विधिक संदर्भी की तरह उपयोग किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसीलिए इसे अंतिम व्याख्याता भी कहते हैं संविधान का। और इसी तरह से आपको अवमानना के लिए दंड का अधिकार भी दिया गया है। वर्ष 1991 में आपको ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि दंड देने की यह शक्ति न केवल सुप्रीम कोर्ट में निहित है, बल्कि ऐसा ही अधिकार हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, आपको ध्यान रखना है, अधीनस्थ न्यायालय और आपको ध्यान पंचायतों को भी प्राप्त है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं अन्य शक्तियों की। तो अन्य शक्तियों में अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, अन्य शक्तियों के अंतर्गत आर्टिकल 135, आर्टिकल 137, आर्टिकल 139 और आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इसके अन्य शक्तियाँ आती हैं। अन्य शक्तियों में आर्टिकल 135 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, फेडरल जो कोर्ट होते हैं इनकी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। और आपको ध्यान रखना है, स्वयं के फैसले की समीक्षा का अधिकार आर्टिकल 137 में कहा गया है। आर्टिकल 139 में आपको ध्यान रखना है, हाईकोर्ट में लंबित पड़े जो मामले हैं वह अपने पास मंगवा सकता है और उन्हें एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में भेज सकता है। आर्टिकल 141 की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के सारे निर्णय विधि का दर्जा प्राप्त करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 142 की अगर बात करें तो ये पूर्ण न्याय होता है, इनका न्याय मतलब कोई टाल नहीं सकता, ये आपको ध्यान भी रखना है, इसीलिए इसे पूर्ण न्याय भी कहा जाता है, ठीक है। तो किस में कहा गया, आर्टिकल 142 में कहा गया है। आर्टिकल 144 की अगर बात करें तो जिसमें आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 144 में सुप्रीम कोर्ट को देश की सभी अदालतों की न्यायिक अधीक्षक की शक्ति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 145 कहता है में 3 पार्ट जो कहता है वो कहता है संवैधानिक पीठ, और 145(4) कहता है निर्णय खुले न्यायालय में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 5 या 5 से ज़्यादा जज की बैठक के साथ, ठीक है, ये कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट अपनी कार्य प्रणाली के लिए नियम बना सकती है, आपको ध्यान रखना, राष्ट्रपति की सहमति से और संसद की विधि के खिलाफ नहीं हो, ठीक है। तो ये अपने लिए कोई कानून बना सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 71 क्या कहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद में अंतिम एकमात्र निर्णयकर्ता, ठीक है, कौन है, आपका सुप्रीम कोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच कर सकता है उस संदर्भ में जैसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है। यदि उन्हें दुर्व्यवहार का दोषी पाता है तो राष्ट्रपति उसे हटाने की सिफारिश कर सकता है, किससे, सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है उच्च न्यायालय के बारे में। तो बात करते हैं भारतीय उच्च न्यायालय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है अधिनियम 1861 के तहत, ठीक है, भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना की जाती है। 1862 में 3 उच्च न्यायालय बनते हैं, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। 1866 में इलाहाबाद की स्थापना की जाती है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है 1956 में। इसके तहत संसद को अधिकार दिया जाता है कि वह 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा हाईकोर्ट की स्थापना कर सकता है। इसकी संरचना की अगर बात करें तो एक मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य
अन्य न्यायाधीश होते हैं, यानी संख्या राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनकी संख्या संसद के द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। नियुक्ति की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, इनकी नियुक्ति की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीजेआई और संबंधित राज्यपाल से परामर्श के पश्चात की जाती है। तीसरे न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आपको ध्यान रखना है, तीसरे न्यायाधीश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श, ठीक है, करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों पर से आपको ध्यान रखना है, सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। तीसरे न्यायाधीश मामले में ये निर्णय दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई को 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना अनिवार्य होगा, ठीक है, यानी करना चाहिए, अनिवार्य तो नहीं कह सकते, यानी उन्हें करना चाहिए अगर वो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, हाई कोर्ट के अगर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर रहे हैं तो। और वही बात करते हैं हम आपके आर्टिकल 99वां, ठीक है, मतलब हो सकते हैं अधिनियम जो आपका भारतीय, ठीक है, आपको ध्यान रखना है अधिनियम यानी CAA, ठीक है, 99 आता है, तो ये 2014 में पारित होता है। NJAC की, ठीक है, बात करता है, इसे बोल सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसमें आपको ध्यान रखना है योग्यताओं की अगर बात करें, ठीक है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यानी बोल सकते हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक का लगातार अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है, सेम वही, ठीक है, आपको ध्यान रखना है योग्यताएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट से मिलती जुलती हैं। कार्यकाल की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है, जबकि उनका 65 वर्ष होता था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 62 वर्ष की आयु में इन्हें रिटायर होना ही पड़ेगा। 60 से 62 वर्ष आपको ध्यान रखना है 15वें, ठीक है, आपको ध्यान रखना भारत जो आपका, ठीक है, अधिनियम आता है 15वां, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है संशोधन विधेयक जो आता है या अधिनियम आता है 1963, इसके तहत 60 से 62 इनकी, ठीक है, आयु निश्चित की गई है। आपको ब्याद होने पर राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम, परंतु सीजेआई से परामर्श करना होगा कार्यकाल की स्थिति में, यह आपको ध्यान रखना है। हटाए जाने की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 2 आचार तथा प्रक्रिया, ठीक है, आपको ध्यान रखना है वही 2 आधार जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की आधार हैं, यानी सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर, ठीक है, इन्हें हटा सकते हैं। स्थानांतरण ट्रांसफ़र की बात करें, सीजेआई से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा इनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि न्यायाधीशों का स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप और लोक कल्याण को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लोक कल्याण को ध्यान में रख कर ही किया जाए, ना कि दंड के रूप में, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है तीसरा जज केस जो आता है, यानी, ठीक है, तीसरा जो आपको ध्यान रखना है न्याय कानून या न्याय मामला आता है, आपको ध्यान रखना सीजेआई को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, आपको ध्यान रखना सीजेआई को 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 जगह के हाई कोर्ट के जज, ठीक है, आपको ध्यान रखना है सुप्रीम कोर्ट के जज और दोनों जगह के हाई कोर्ट के जज, यहाँ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना चाहिए। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जैसा, ठीक है, इसमें व्यवस्था की गई है। कार्यकारी न्यायाधीश की अगर बात करें तो जैसे उसमें नहीं है ऐसी इसमें नहीं है। वहीं बात करें अतिरिक्त और कार्यकारी न्यायाधीश की तो आपको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, ठीक है, अतिरिक्त न्यायाधीश की, तो आर्टिकल 224 के तहत किसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये 214 से प्रारंभ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नियुक्ति अस्थायी रूप से 2 वर्षों से अधिक नहीं की जा सकती। आपको ध्यान रखना है परिस्थितियाँ होंगी, कामकाज बढ़ गया हो और बकाया कार्य अधिक हो, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हीं स्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। कार्यकारी न्यायाधीशों की अगर बात करें तो आपको ध्यान राष्ट्रपति नियुक्ति कर सकता है जब हाईकोर्ट के न्यायाधीश यानी मुख्य न्यायाधीश के योग्य हो। आर्टिकल आपको ध्यान रखना है, ठीक है, आर्टिकल 223 आपको ध्यान रखना है, कार्यकारी न्यायाधीश की बात करता है। मैक्सिमम एज 62 ईयर तक इनको, ठीक है, रख सकता है। आपको ये भी ध्यान रखना है अनुपस्थिति या अन्य कारणों की वजह से कार्यों के निष्पादन में असमर्थ हो, ठीक है। और किसी न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर संबंधित हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तब भी ऐसा कर सकते हैं ये। और वहीं आपको ध्यान रखना सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगर बात करें
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्ति। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की बात करें तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है प्रतिबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सेवानिवृत्त होने के बाद ये वकालत नहीं कर सकते। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त स्थायी न्यायाधीश भारत में सुप्रीम कोर्ट और अन्य हाईकोर्ट के अलावा किसी भी न्यायालय में अथवा प्राधिकारी के सामने बहस अथवा कार्य नहीं कर सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं हाईकोर्ट का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियाँ संविधान की व्याख्या भी करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो अधिकारिता का मामला एवं न्यायालय की अवमानना, ठीक है। और वहीं एमपी, एमएलए, एमएलसी के निर्वाचन संबंधी विवाद को ये सुलझा सकते हैं। और राजस्व मामले या राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी अधिनियम या आदेश के संबंध में, ठीक है, ये इनका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जिसको ये सॉल्व करेंगे। मूल अधिकारों का परिवर्तन हो तब भी ये सॉल्व करेंगे संविधान की व्याख्या के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना स्थानांतरित मामले आपको ध्यान रखना है तो उच्च मूल्य के मामले में 4 हाई कोर्ट यानी कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, दिल्ली के मूल नागरिक क्षेत्राधिकार हों तो ये उन क्षेत्राधिकार में काम कर सकते हैं। रिट क्षेत्राधिकार की बात करें तो आर्टिकल 226, ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 226 चंद्र कुमार मामले में इससे संविधान का मूल ढांचा बताया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है चंद्र कुमार मामले में, ठीक है। और अपीलीय क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है अपीलीय क्षेत्राधिकार में दीवानी मामले, ठीक है, जिला न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों की प्रथम अपील हाई कोर्ट में की जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाई कोर्ट में एक न्यायाधीश के फैसले की अपील खंडपीठ में प्रशासनिक एवं अन्य विवरणों के फैसले के खिलाफ 1997 से आपराधिक की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, हाई कोर्ट केस आवश्यक रूप से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है लगेगा, या आपको ध्यान रखना है यानी सज़ा आपराधिक मामले में 7 साल से अधिक हो तो अपील, किंतु मृत्युदंड पर आपको ध्यान रखना हाई कोर्ट केस आवश्यक रूप से लगे चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और वहीं आपका ध्यान रखना आपराधिक मामले में, ठीक है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 में कुछ मामलों में उल्लिखित सहायक सत्र न्यायाधीश, नगर दंडाधिकारी या अन्य दंडाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध ऐसी में अपील की जा सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्यवेक्षीय, ठीक है, क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार में अंतर्गत आने वाली सभी न्यायालय एक्सेप्ट सैन्य और अधिकरणों को, ठीक है, छोड़कर, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है कुछ अन्य बातें जैसे मामले वहाँ से स्वयं के पास मंगवा सकता है, नियम और तैयार कर सकता है और कार्रवाई को नियमित करने के लिए प्रपत्र जारी कर सकता है। उसके द्वारा रखे जाने वाले लेखा सूची आदि के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकता है। क्लर्क, अधिकारी एवं वकीलों के शुल्क निश्चित करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना पर्यवेक्षण के मामले में हाईकोर्ट की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं। आपको ध्यान रखना है यह सभी न्यायालय एवं सहायकों पर विस्तारित होता है, आपको ध्यान रखना है, चाहे वे अपील के क्षेत्राधिकार में हो अथवा नहीं। इसमें न केवल प्रशासनिक पर्यवेक्षक बल्कि न्यायिक पर्यवेक्षक भी शामिल हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें स्वतः संज्ञान ले सकता है। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की अगर बात करें तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती, पदोन्नति एवं व्यक्ति की राज्य न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों से अलग में नियुक्ति में राज्यपाल इससे परामर्श लेता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है ये राज्य की न्यायिक सेवा जिला न्यायाधीशों के अलावा के तैनाती, स्थानांतरण, सदस्यों के अनुशासन, अवकाश आदि का ध्यान रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्वीकृति, पदोन्नति आदि मामलों को देखता है। वहीं आपको अधीनस्थ न्यायालय से मामला अपने पास मंगवा सकता है, कानूनी प्रश्न या संविधान की व्याख्या तथा मामलों को निपटा सकता है और आपको ध्यान रखना है या व्याख्या करके पास भेज सकता है।
इसके न्याय क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालय इसके कानून को मानते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभिलेखीय न्यायालय की अगर बात करें तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, देखिएगा। तो न्यायालय की अवमानना पद को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, हालांकि न्यायालय की अवहेलना अधिनियम 1971 में इसे परिभाषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको अन्य देखिएगा बातें क्या ध्यान रखनी है। अन्य बातों की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। आपको ध्यान रखना है राज्य विधान व केंद्र सरकार दोनों के अधिनियम, ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यानी पुनर्विलोकन भी कर सकता है इनका। और आपको ध्यान रखना है और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता के परीक्षण के लिए भी ऐसा कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, संशोधन विधेयक यानी आपको ध्यान रखना 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 आपको ध्यान रखना है। इसमें इसकी शक्ति कम की गई, केंद्रीय कानून की संवैधानिक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है व्याख्या पर हाई कोर्ट की विचार नहीं कर सकता है। आपको ध्यान रखना है 43वां जो है आपका, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम 1970, इसके द्वारा शक्ति सेम है, इसकी जो मूल स्थिति बहाव में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कुल हाई कोर्ट आपको ध्यान रखना है वर्तमान में 25 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 3 हाई कोर्ट जो स्टेट का कार्य करते हैं, 3 हाई कोर्ट आपको ध्यान रखना है जो स्टेट का कार्य करते हैं, जैसे कि चंडीगढ़ आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट है, ये पंजाब का भी और हरियाणा का भी हाई कोर्ट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ बॉम्बे हाई कोर्ट भी ऐसा ही हाई कोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र और गोवा का हाई कोर्ट के रूप में कार्य करता है। गुवाहाटी हाई कोर्ट आपको ध्यान रखना है असम का, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का, ठीक है, इन 4 राज्यों का, ठीक है, हाई कोर्ट के रूप में कार्य करता है। वहीं हम बात करें कौन सी यूटी का संबंध किस हाई कोर्ट से है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बात करें दादर नागर हवेली आपको ध्यान रखना है और दमन दीव बॉम्बे हाई कोर्ट से है इनका संबंध। अंडमान और निकोबार का आपको ध्यान रखना है कलकत्ता हाई कोर्ट से। पुडुचेरी का मद्रास हाई कोर्ट से, लक्षद्वीप का केरल हाई कोर्ट से, लद्दाख का जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के लिए अमरावती में देश का 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया था वर्ष 2019 में। और वहीं हम बात करते हैं आपके हाई कोर्ट के अधीन यानी अधीनस्थ न्यायालयों की, तो भाग 6 में 233 से लेकर आपका, ठीक है, 247 तक आपको ध्यान रखना है, इनका उल्लेख किया गया है। वहीं आपको ध्यान रखना है हाई कोर्ट का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक किया गया था, 214 से लेकर, ये आपको ध्यान रखना है 200, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 32-31 तक, ठीक है, इनका उल्लेख किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको ध्यान रखना है 124 से लेकर 147 तक, ठीक है, एक किसका उल्लेख किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के अंतर्गत की जाती है। नियुक्ति, पद स्थापना, पदोन्नति राज्यपाल द्वारा हाईकोर्ट के परामर्श से की जाती है। योग्यता की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है आपको ध्यान रखना है केंद्र और राज्य में किसी सिफारिश सरकारी सेवा में कार्यरत ना हो, 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव हो और हाई कोर्ट ने आपको ध्यान रखना है उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें हम आपके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की, तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 234 राज्यपाल द्वारा SPSC तथा अगर हाईकोर्ट से परामर्श करके अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण किया जा सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 235 के द्वारा जिला न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में न्यायिक सेवा से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है से संबंधित व्यक्ति की पद स्थापना, पदोन्नति, अन्य मामलों पर नियंत्रण का अधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करें आपके कुछ अन्य तत्वों की, तो जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है व्याख्या की। तो पहले तो हम देखेंगे इसकी व्याख्या। तो व्याख्या आपको ध्यान रखना है 236 में है। जिला न्यायाधीश के अंतर्गत अपर जिला न्यायाधीश, सत्र न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश आदि आते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें न्यायिक सेवा में वे अधिकारी आते हैं जो जिला न्यायाधीश एवं उससे नीचे के न्यायिक पदों से संबंधित होते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 237 राज्यपाल यह निर्देश दे सकते हैं कि उक्त प्रावधान राज्य की न्यायिक सेवा से संबंधित न्यायाधीशों के किसी वर्ग या वर्गों पर लागू हो सकते हैं।
वहीं हम बात करें आपका संरचना एवं अधिकार क्षेत्र की, तो जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश का न्यायालय, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीवानी पक्ष जिला न्यायालय में और न्याय, ठीक है, और सत्र न्यायाधीश का न्यायालय फौजदारी होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दीवानी का मामला जिला न्यायाधीश का न्यायालय और सत्र न्यायालय का आपको ध्यान रखना फौजदारी का पक्ष। अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय मुंसिफ अदालत कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। और ठीक है, और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय 7 वर्ष की कारावास सजा दे सकता है अधिकतम, आपको ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम बात करेंगे फौजदारी पक्ष की, तो आपको ध्यान रखना है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय 7 वर्ष की कारावास दे सकता है, न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय 3 वर्ष का कारावास दे सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करें आपके राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की, तो आर्टिकल 39A ये आपको ध्यान रखना है, कमज़ोर वर्ग के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी आर्टिकल 39A के द्वारा, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के द्वारा। वहीं आपको ध्यान रखना है कमज़ोर वर्ग के लिए 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है, 1987 में। 9 नवंबर 1995 में लागू किया गया था, NLSA की स्थापना की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करें आपके अन्य तत्वों की, प्रत्येक राज्य के हाईकोर्ट में एक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, ठीक है। और नलसा देश भर के लिए कानून सिद्धांतों नियमों आदि का निर्माण करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोक अदालत की अगर बात करें तो एक ऐसा मंच है जहां मामले सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाए जाते हैं, जैसे न्यायपालिका में लंबित अथवा नहीं भी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। यानी दोनों पक्षों के बीच विवाद का समाधान लोक अदालतों में कराया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, लोक अदालत। और वहीं बात करें साधारण एक लोक अदालत में अध्यक्ष के रूप में एक न्यायिक अधिकारी होता है और तथा एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता होता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अधिकार क्षेत्र में आपको ध्यान रखना है, अधिकार क्षेत्र में सिविल एवं आपराधिक गैर समादेय मामले, ठीक है, नहीं होते हैं। लोक अदालत को आपको ध्यान रखना है वही शक्तियाँ प्राप्त हैं जो कि सिविल कोड ऑफ सिविल, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत प्राप्त होती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला अंतिम तथा सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा और लोक अदालत के फैसले के विरुद्ध किसी अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं परिवार न्यायालय की, तो परिवार न्यायालय की बात करें तो परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत अस्तित्व में आता है, नैसर्गिक न्याय पर आधारित अतः IPC 1908 में वर्णित, ठीक है, प्रक्रिया को मानने को बाध्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट की सहमति से स्थापना की जाती है परिवार न्यायालय की, ये केवल एक अपील का अधिकार देता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जो हाईकोर्ट में ही की जा सकती है। वहीं बात करें हम ग्राम न्यायालय की, तो आपको ध्यान रखना है ग्राम न्यायालय अर्थात आपको ध्यान रखना है ग्राम न्यायालय में ग्राम न्यायालय अधिनियम, ठीक है, 2008 के तहत इसकी स्थापना की जाती है, आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राम न्यायालय आपको ध्यान रखना है प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होगा और इसके न्यायाधिकारी की नियुक्ति हाईकोर्ट की सहमति से राज्य सरकार करेगी, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करते हैं आपके यह एक मोबाइल कोर्ट ठीक है, आपको ध्यान रखना चलंत होगा, यह फौजदारी प्लस दीवानी दोनों मामले देखेगा। कौन सा कोर्ट आपको ये भी ध्यान रखना है, तो वो आपका कौन सा कोर्ट है, ग्राम न्यायालय, ठीक है, मोबाइल कोर्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना अर्थात फौजदारी दीवानी, फौजदारी में सत्राधीन न्यायालय 6 माह में फैसला देगा, आपको ध्यान रखना दीवानी न्यायालय में जिला न्यायालय, ठीक है, 6 माह में निस्तारण करेगा। और अधिकरण आपको ध्यान रखना है आर्टिकल मतलब बोल सकते हैं अधिनियम 42वां, संविधान संशोधन अधिनियम 42वां जो है आपको ध्यान रखना है
1976 के द्वारा भाग, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 14 का, आपको ध्यान अनुच्छेद 323 इसमें आता है, 323 का और 323 खा। 323 का आपका प्रशासनिक अधिकरण होता है, अन्य मामलों के अधिकरण 323 खा में दे रखे हैं। और वहीं आपको ध्यान रखना है इसमें और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण बातें की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखनी है, अन्य महत्वपूर्ण बातों में आर्टिकल 323 का संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र व राज्यों की लोक सेवाओं, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की ठीक है, भर्ती व सेवा शर्तों संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कर सकती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ बात करें हम प्रशासनिक अधिकरण 323 का की, तो प्रशासनिक अधिकरण 323 का की अगर बात करें तो प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 की अगर बात करें, केंद्र सरकार को एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य प्रशासनिक अधिकरण के गठन का अधिकार देता है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ आपको बताना चाहिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण आपको ध्यान रखना है, जिसे हम कैंट कहते हैं, ठीक है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे हम कैंट कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिसे हम कैंट कहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि प्रधान खंडपीठ दिल्ली में है इसकी, और 16 अन्य जगह पर आपको ध्यान रखना है। 14, ठीक है, 14वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था आपको ध्यान रखना है, इसके तहत जयपुर और लखनऊ में भी ये बनाया गया था। अधिकार क्षेत्र आपको ध्यान रखना है, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय लोक सेवाओं, आपको ध्यान रखना है केंद्र के अधीन नागरिक पदों और सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है इसके अंतर्गत, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी नहीं आते हैं। इसके अधिकार क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी और संसद के सचिवालय के कर्मचारी नहीं आते हैं। संरचना की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है इसमें अध्यक्ष होता है, जिसकी जो 65 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष तक, ठीक है, नियुक्त किया जा सकता है। अन्य सदस्यों की बात करें तो 62 वर्ष उनकी आयु होती है, अधिकतम 5 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। न्यायिक और प्रशासनिक, ठीक है, दोनों स्तर के हो सकते हैं, दोनों स्तर के सदस्य यानी लिए जाते हैं, ये कह सकते हैं आप। वहीं हम बात करें आपके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत कार्य आपको ध्यान रखना है, अर्थात मूल रूप में केवल सुप्रीम कोर्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। चंद्र कुमार मामला 1997 में आपको ध्यान, हाईकोर्ट के खंडपीठ में याचिका, ठीक है, दायर की जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। राज्य प्रशासनिक अधिकरण आपको ध्यान रखना है, जिसे हम सैट कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राज्य, ठीक है, प्रशासनिक अधिकरण जिन्हें हम सैट के नाम से जानते हैं, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, राज्य की मांग पर केंद्र को गठित करने की शक्ति इनके पास है। और नियुक्ति सैट के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर की जाती है, ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, आपको ध्यान रखना है। संयुक्त प्रशासनिक अधिकरण 2 या अधिक राज्यों के लिए हो सकते हैं कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्यों के राज्यपाल की सिफारिश पर होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हम बात करें आपके अन्य मामलों के अधिग्रहण की, तो आर्टिकल 323 का आपको ध्यान रखना, संसद और राज्य विधान मंडल दोनों गठित कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपको ध्यान रखना हरित अधिकरण आपको ध्यान रखना 2010 में इनकी स्थापना की जाती है। मुख्यालय इनका न्याय, ठीक है, आपका कहाँ बनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है दिल्ली में बनाया जाता है। न्याय की समीक्षा की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है उत्पत्ति USA में होती है, जॉन मार्शल द्वारा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है मरवरी वर्सेस मेडिसिन, ठीक है, 1803 में, ठीक है, इनकी उत्पत्ति होती है। वहीं आपको ध्यान रखना है शक्ति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के पास की है इनकी शक्ति, और यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ JR विद्यार्थी अधिनियमों तथा कार्यपालिकाओं, ठीक है, आपको ध्यान रखना आदेशों की संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका की शक्ति है, जो केंद्र एवं राज्य सरकार पर लागू होती है। न्याय की सक्रियता की अगर बात करें तो शब्द का पहली बार, ठीक है, यूज USA के इतिहासकार द्वारा 1947 में आयरे सोनसिंगर जूनियर ने किया था। न्यायिक सक्रियता, ये भी आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करें भारत में JA का सिद्धांत 69 के दशक के मध्य में आया। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर, PN भगवती, O चिन्नप्पा रेड्डी और DA देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके कृषि कानूनों को न्यायपालिका द्वारा खारिज करना, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कृषि कानूनों को न्यायपालिका द्वारा खारिज करना। PIL की अगर बात करें पब्लिक इंटरेस्ट,
ठीक है। लिटिगेशन, तो जनहित याचिका की बात करें तो भारत में जनक RN भगवती हैं। इसकी शुरुआत 1970 के दशक में अमेरिका से हुई थी। इसका तात्पर्य जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करता है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है। इसे केवल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है पंचायत राज और नगर पालिका, ठीक है। तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।